हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरेन्द्र कुमार पाठक ट्यूटोरियल लीडर से। आज हम एक परिपक्व भ्रूण कोश की संरचना का अध्ययन करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एम्ब्रायो सैक। भ्रूण कोश की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, भ्रूण कोश की संरचना को समझाइए। यह प्रश्न अधिकांश बोर्ड एग्जाम की परीक्षाओं में आता है। इसके अंतर्गत हमने प्रीवियस क्लास में एक गुरु बीजाणु के अंतर्गत केंद्रक का विभाजन हमने ये भी जाना कि गुरु बीजाणु की क्रिया में गुरु बीजाणु केंद्रक में 3 सूत्री विभाजन होते हैं। 3 सूत्री विभाजन के अंतर्गत प्रत्येक केंद्रक का पहला विभाजन होता है, तो एक केंद्रक से 2 केंद्रकों का निर्माण होता है, फिर उनका विभाजन होता है। तो जो उसके ध्रुवी होते हैं, दोनों ध्रुव होते हैं, दोनों ध्रुवों के ऊपर में 4 और नीचे 4 अलग अलग केंद्रकों का निर्माण होता है। उसमें से फिर कुछ एंटीपोडल सेल्स का निर्माण होते हैं जो निभाग वाले भाग में पाए जाते हैं। तो एक भ्रूण कोश की संरचना का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमको उसमें अलग अलग कुछ पार्ट्स दिखाई देते हैं, जिनको मैंने यहां पर चित्र के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है कि एक भ्रूण कोश का मैंने एक संरचना बनाया हुआ है। इसके मध्य में ये सेकेंडरी न्यूक्लियस मतलब द्वितीयक केंद्रक का बात यहां पर की हुई है। 3 सेल्स यहां पर 3 केंद्रक ऊपर चले जाते हैं, 3 केंद्रक नीचे चले जाते हैं। तो अभी हमने इससे पहले बात की थी कि गुरु बीजाणु का केंद्रक विभाजित होकर के 8 केंद्रक बनाता है। तो 3 ऊपर चले जाते हैं, 3 नीचे चले जाते हैं और एक यहां से और एक यहां से दोनों आकर के यहां पर संयुग्मन करके एक केंद्रक का निर्माण कर लेता है। उसी को हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई भी कहा जाता है। इस समय चित्र में आप देखेंगे कि आपको यहां पर साइनेग्रिड के सेल्स भी दिखाई दे रही हैं, एक्स भी दिखाई दे रहे हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, सेंट्रल सेल भी दिखाई दे रहा है और एंटीपोडल सेल्स भी दिखाई दे रही हैं। जिन चित्र को आप बहुत आसान है, आराम से इसको आप बना सकते हैं। लेकिन इसके चित्र को बनाने के पश्चात इसमें जो भी इसके पार्ट पाए जाते हैं उनको समझना अनिवार्य है कि इनका कार्य क्या है, वह किस प्रकार से उस भ्रूण कोश में निर्माण में या उसकी संरचना में किस प्रकार से उसकी हेल्प करता है, क्या इनका रोल अदा होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग सेल्स की। एग, अब आप यहां पर देखिए, ये एक ध्रुव इसका ये है, एक ध्रुव इसका ये है। दोनों ध्रुवों पर आप देखेंगे यहां जो आपका ये ध्रुव है, यहां पर मैंने अभी बात की थी कि 3 केंद्रक ऊपर की ओर स्थित होते हैं। तो आपका जो एग है, यह अंड द्वार जो होता है, अंड द्वार पर ये एग सेल्स उपस्थित होते हैं। ये अंड द्वार है, इस अंड द्वार पर ये स्थित होते हैं। इसमें से एक ये अंड कोशिका है जो बीचों बीच पाई जाती है, जिसको ध्यान रखिएगा आप। ये बीच में जो आपको बीचों बीच सेंटर में दिखाई दे रही है, ये अंड कोशिका है। तो अब ये मध्य में हो गई, आप ऐसे लिखेंगे अंड कोशिका मध्य में है और दोनों सहायक कोशिकाएं 1 और 2, ये दोनों सहायक कोशिकाएं, उनके सहायक कोशिका, दोनों सहायक कोशिका अगल बगल में स्थित होती है। मध्य में कौन सी कोशिका है? अंड कोशिका स्थित होती है। और इस कोशिका में जो ये अंड कोशिका है जो मध्य में उपस्थित है, इसमें मादा केंद्रक पाया जाता है। मादा केंद्रक होता है जो फर्टिलाइजेशन के पश्चात अर्थात निषेचन के पश्चात इसे डिप्लॉयड होकर के क्या निर्माण करता है? तो एक भ्रूण का निर्माण करता है। कौन? मध्य में पाई जाने वाली अंड कोशिका जो मादा केंद्रक है, और यही फर्टिलाइजेशन के पश्चात भ्रूण का निर्माण करता है। ये तो हो गया अंड उपकरण या अंड कोशिका जो मध्य में है। अब इनके दोनों के अगल बगल में, जो इस मध्य के अगल बगल में, इधर लेफ्ट और राइट और लेफ्ट में एक एक क्या है, अलग अलग सेल्स आपको ये दिखाई दे रही हैं, ये और एक इस दिशा में। इसको बोलता है सहायक कोशिकाएं, साइनरगिड या सहायक कोशिकाएं इनको कहा जाता है। ये अंड कोशिका के साथ मिलकर के क्या निर्माण कर दी? एक्स एपरेटस या
अंड उपकरण का निर्माण कर दी। मतलब इस मध्य कोशिका के अगल बगल में स्थित होकर के ये अंड उपकरण का निर्माण कर दी। दोनों सहायक कोशिकाएं, एक ये और एक ये, दोनों सहायक कोशिकाएं का आकार लगभग एक समान होता है। दोनों सहायक कोशिकाओं का आकार लगभग एक समान होता है और इनके देखो इस कोशिका का सिरा कहां है, ये यहां पर जुड़ा है आकर के, देखो यहां ये फैली हुई है और यहां ये कुंठित है, अर्थात कम पतली है। ये यहां पर जाकर फैली हुई है और ये जाकर के यहां पर कुंठित है। तो बोलता है दोनों सहायक कोशिकाओं का जो छोर होता है, यह छोर कुंठित सिरे जो होते हैं कहां स्थित हैं, भ्रूण कोश के सिरे के पास स्थित होते हैं। सहायक कोशिकाओं के जो छोर होते हैं भ्रूण कोश के सिरे पर स्थित होते हैं। तो इन दोनों जो सहायक कोशिकाएं हैं, राइट और लेफ्ट की दोनों सहायक कोशिकाएं, इन कोशिकाओं का कार्य क्या है, दोनों साइड इस प्रकार से ये स्थित होती हैं। दोनों कोशिकाओं का कार्य क्या है, तो पहला काम, ये दोनों जो कोशिकाएं होती हैं, ये दोनों कोशिकाएं, अब ये पुष्प में उपस्थित है भ्रूण कोश, तो ये पराग नलिका को क्या पराग जो इन बोलता है इन कोशिकाओं से जो स्रावित, इन कोशिकाओं से क्या निकलता है, पराग निकलता है। तो इन कोशिकाओं से स्रावित जो पदार्थ पराग है वह पराग नलिका को अपनी ओर आकर्षित करता है। पराग नलिका इन्हीं कोशिकाओं से होकर के प्रवेश करती है। पराग नलिका है वह इन्हीं कोशिकाओं से होकर के प्रवेश करती है, इसलिए पराग नलिका को यह आकर्षित करता है। और सहायक कोशिका के निचले भाग में एक बड़ी रिक्तिका है, ये आपको डॉट डॉट रूप में दिखाई दे रही है, इसको बोलता है कि सहायक कोशिकाओं के नीचे रिक्तिका वैक्यूल पाई जाती है। और जो ये वैक्यूल का काम क्या है, तो ये निषेचन की भूमिका में भाग लेता है। ये हो गया, मैंने आपको बता दिया मध्य कोशिका और उसकी दोनों सहायक कोशिकाओं के बारे में। ये तो हो गया ऊपर वाला छोर। अब हम नीचे वाले छोर की बात करते हैं, इसको बोलते हैं निभाग वाले सिरा। नीचे वाला सिरा, निभाग वाला सिरा, यहां पर जो सेल्स हैं उसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल, या हिंदी में कहा जाता है उनको प्रतिमुख कोशिकाएं कहा जाता है। ये एंटीपोडल जो सेल्स हैं, अर्थात एंटीपोडल सेल्स या प्रतिमुख कोशिकाएं, ये कोशिकाएं कहां स्थित हैं, तो ये कोशिकाएं निभागी छोर पर स्थित हैं। प्रतिमुख कोशिकाएं कहां स्थित हैं, तो निभागी छोर पर स्थित होती हैं। ये बड़े आकार की कोशिकाएं होती हैं, इनको बोलता है जो तीनों कोशिकाएं हैं, ये तीनों कोशिकाएं बड़े आकार की होती हैं। और एक भित्तियों, देखो सबके ऊपर मैंने एक इस प्रकार से चित्र में मैंने आपको बताया है, सबके ऊपर एक भित्ति पाई जाती है और इन भित्तियों के कारण ये तीनों कोशिकाएं अलग अलग होती हैं, अलग अलग पाई जाती हैं। बोलता है इन कोशिकाओं में सेप वैक्यूल अर्थात रसधानियां और प्लास्टिड, इन कोशिकाओं की बात कर रहा हूं मैं। इन कोशिकाओं में रसधानियां, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम और जो भी कोशिकांग हैं इन प्रतिमुख कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये कोशिकाओं का काम क्या है, तो इन कोशिकाओं का काम है इस संपूर्ण भ्रूण कोश को क्या प्रदान करना, पोषण प्रदान करने का काम कौन करता है, एंटीपोडल सेल्स, प्रतिमुख कोशिकाएं। उसके पश्चात अगला आता है ध्रुवी केंद्रक। ये जो ध्रुवी केंद्रक है, ध्रुवी मतलब दोनों ध्रुवों से, एक केंद्रक यहां से आया, एक केंद्रक यहां से आया, दोनों आपस में जुड़ करके एक केंद्रक का निर्माण, दोनों यहां का एक केंद्रक, यहां का एक केंद्रक, दोनों जब आपस में एक ऊपर से नीचे आया, एक नीचे से ऊपर गया, दोनों यहां पर आकर के जुड़ गए और जुड़ करके एक केंद्रक का निर्माण कर लिए। इसलिए ध्रुवी केंद्रक ध्रुव से आए हुए हैं दोनों साइड के। तो जो पोलर न्यूक्लियाई है, सेकेंडरी न्यूक्लियस, द्वितीयक केंद्रक के बारे में बात करता है। ये दोनों केंद्रक ध्रुवों से एक एक आकार भ्रूण कोश के बीच में एकत्रित हो जाते हैं और मिलकर के द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करते हैं। या केंद्रक का संपर्क अंड कोशिका, इस केंद्रक का संपर्क अंड कोशिका, ये अंड कोशिका है, ये केंद्रक है, इस केंद्रक का संपर्क अंड कोशिका व सहायक कोशिकाओं से होता है और जबकि बीजांड काय से इस केंद्रक का कोई संपर्क नहीं होता है।
तो इस केंद्रक का रोल क्या है, ये केंद्रक इस भ्रूण कोश के लिए क्या हेल्प करता है, रोल क्या है इसका। तो बोलता है एक परिपक्व जब भ्रूण कोश की हम बात करते हैं तो एक परिपक्व भ्रूण कोश के मध्य में आकार में यह द्विगुणित है, क्योंकि दोनों केंद्रक आपस में एक ऊपर से एक नीचे से दोनों आकर के जुड़ गए हैं, तो बोलता है द्विगुणित, और द्विगुणित होकर के द्वितीयक केंद्रक का निर्माण हुआ। इसका जो वर्क होता है, यह द्वितीयक केंद्रक जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है या निषेचन की क्रिया के समय एक दो केंद्रक है ना, हाँ, तो बोलता है एक नर केंद्रक से संयुग्मन हो जाता है, तो ये यहां से बोलता है एक जाकर के नर युग्मक से संयुग्मित हो जाता है, और नर केंद्रक से संयुग्मित होकर के कितना केंद्रक बन गया, त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण किया, क्योंकि ऑलरेडी ये द्विगुणित है, इसमें से एक केंद्रक जाकर के जब मिलता है तो त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण करता है। और बोलता है त्रिगुणित जो केंद्रक बनेगा वह भ्रूण पोष बनाता है, भ्रूण कोष की बात नहीं कर रहा हूं मैं अब, तो बोलता है त्रिगुणित जो केंद्रक है वह क्या निर्माण करता है, भ्रूण पोष का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से हमने एक स्ट्रक्चर ऑफ द मैच्योर एम्ब्रायो सेक का अध्ययन किया कि एक भ्रूण कोष की संरचना में कौन कौन सी चीज होती हैं और उनके जो पार्ट्स हैं उनका क्या क्या रोल होता है उस सेल्स के लिए। निश्चित रूप से एक परिपक्व भ्रूण कोष की संरचना का जो सचित्र है, चित्र के माध्यम से उसकी व्याख्या को आप आसानी से लिख करके समझाया जा सकता है, और निश्चित रूप से यह चित्र आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होगा और आपको अवश्य समझ में आया होगा। थैंक यू।